हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। मैं दीपेंद्र कुमार और मैं आज ठोस अवस्था जिसे सॉलिड स्टेट बोलते हैं इसे मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ठोस अवस्था में हम ये जान लेते हैं कि जो ठोस के प्रकार हैं बंधों के प्रकृति के आधार पर वो कितने हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है बंधों की प्रकृति के आधार पर ठोसों के प्रकार। ये 4 प्रकार के होते हैं आपके: आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस और लास्ट में आपका है धात्विक ठोस। तो सबसे पहले देखते हैं जो आयनिक ठोस हैं वो क्या होते हैं। देखिए, आयनिक ठोस जो आपका है उसमें जो क्रिस्टल जालक होता है वो आपका धनायनों और ऋणायनों से मिलकर बना होता है। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आयनिक ठोस होते हैं उनका क्रिस्टल जालक धनायनों तथा ऋणायनों से मिलकर बना होता है। अब चूँकि धनायनों और ऋणायनों के बीच में प्रबल स्थिर वैद्युत बल काम करते हैं या धनायन ऋणायन आपके प्रबल स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंधे होते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इसलिए इनकी जो क्रिस्टलीय संरचना है वो बहुत ही दृढ़ होती है। और इनकी क्रिस्टलीय संरचना दृढ़ होने के कारण या आयनिक होने के कारण इनके जो गलनांक और क्वथनांक हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ही उच्च होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि आयनिक ठोसों के गलनांक या क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं या ज़्यादा होते हैं, ऐसा क्यों है? तो उसमें आप आंसर में दे सकते हैं क्योंकि आयनिक ठोसों का जो क्रिस्टल जालक है वो धनायनों तथा ऋणायनों से मिलकर बना होता है और धनायन ऋणायनों के बीच प्रबल वैद्युत बल कार्य करते हैं, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, NaCl है, KCl है, ACSCl है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ये आपके आयनिक होते हैं क्योंकि ये आपके आयन से मिलकर बने होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है Na+Cl-, पोटेशियम क्लोराइड K+Cl-, सीजियम क्लोराइड CS+Cl-, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आणविक ठोस। आणविक ठोस में देखते हैं ये जो आपके क्रिस्टल जालक होते हैं आणविक ठोस के, ये अणुओं से बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें ऊपर अभी आपने पढ़ा है धनायनों और ऋणायनों से मिलकर बनता है, ये आपका अणुओं से मिलकर बना होता है। और जो अणु इसमें बंधे होते हैं एक दूसरे से, क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, उनमें जालक में जो अणु होते हैं उनमें क्षीण अंतरा अणु आकर्षण बल होता है। अभी आपका वांडरवाल बल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका हाइड्रोजन बंध भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये एक नोटेबल पॉइंट है जो कि मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न जो एक नंबर के आते हैं उसमें आपसे पूछा भी जा सकता है। और ये जो अंतराणुक बल, क्षीण अंतराणुक बल होते हैं, इनकी वजह से इनके जो गलनांक क्वथनांक हैं वो बहुत ही निम्न होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, बर्फ़, ठीक है, बर्फ़ आपका जो है उसका जो क्रिस्टल संरचना है वो जल के अणुओं से मिलकर बनता है और जल के अणु जो होते हैं उसमें वो हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि एक अंतराणुक आकर्षण बल है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं। अगला है आपका सफ़ेद फास्फोरस। उसके बाद में आपका है शुष्क बर्फ और सल्फर, ये आपके आणविक ठोस में आते हैं। नेक्स्ट आपका है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस में जो क्रिस्टल जालक होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ध्यान रखिएगा। ये सबसे पहले आपने पढ़ा था कि ऋणायनों धनायनों से मिलकर बना होता है। दूसरा आपका था क्रिस्टल जालक अणुओं से मिलकर बना होता है और तीसरा आपका है कि क्रिस्टल जालक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो जो सहसंयोजक ठोस है वो आपका ठोस उसके क्रिस्टल जालक में परमाणु ही होते हैं, परमाणुओं से बना होता है। और जो ये जालक होता है इसमें परमाणु सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही रिजिड यानी कि बहुत ही दृढ़ होते हैं। इसमें इनके गलनांक क्वथनांक भी इनके सहसंयोजक नेचर या सहसंयोजक प्रकृति होने के कारण बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जैसे आपका डायमंड है, जैसा कि आप जानते भी हैं, डायमंड बहुत ही ज़्यादा दृढ़ यानी कि बहुत ठोस होता है। ग्रेफाइट एक ऐसा उदाहरण है जो कि नर्म होता है। बाकी इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ यानी कि ठोस होते हैं। अगला आपका है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो बिल्कुल डायमंड के जैसी होती है, ठीक है, उससे बहुत मिलती जुलती संरचना होती है। और ये भी माना जाता है कि ये जो सिलिकॉन कार्बाइड है ये कहीं खुरदरा सरफेस बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे साइकिल का जो पंचर बनाते हैं लोग, उसमें रेग माल इस्तेमाल करते हैं, उस पर जो दानेदार पदार्थ लगा होता है वो आपका सिलिकॉन कार्बाइड होता है। इतना सॉलिड होता है कि आप किसी भी सरफेस पर उसको आप स्क्रैच करेंगे, रगड़ेंगे तो वो पदार्थ आपका नहीं घिसेगा, पदार्थ आपका नहीं वहाँ से हटेगा, वो बाकी चीज़ को वहाँ से हटा सकता है, इतना सॉलिड होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक एब्रेसिव यानी कि
रफ सरफेस या फिर बहुत ही खुरदरा तल बनाने के लिए यूज किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। उसके बाद नीचे नोट एक दिया है, डायमंड एक सहसंयोजक नेटवर्क होता है उसका, इसके कारण बहुत ही ठोस होता है। और अगर क्वेश्चन किया जाता है कि डायमंड विद्युत का कुचालक है या चालक है, ऐसा क्यों है, तो उसमें लिख सकते हैं क्योंकि इसकी संरचना में जो परमाणु होते हैं, जो कार्बन परमाणु हैं, वो सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में जो क्रिस्टल होता है वो केवल धातु परमाणुओं द्वारा बनता है, और इसमें जो धातु परमाणु होते हैं, मोस्टली धातु जो होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉन निकालने वाली होती हैं, यानी कि विद्युत धनी लक्षण की होते हैं। तो विद्युत धनी का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, इसका मतलब धनायन बनाते हैं। तो धनायन, जितने भी धनायन होते हैं वो क्रिस्टल जालक में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल जालक बनाते हैं। तो यहाँ माना जाता है कि जो धात्विक ठोस हैं उनमें जो क्रिस्टल है वो धनायनों से मिलकर बना होता है। जो धनायन होते हैं वो धातु के आयन होते हैं, धात्विक धनायन होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो परमाणु, धातु के परमाणु जो क्रिस्टल में जुड़े होते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में धात्विक बंध बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में दो आपके ब्रांडेड टाइप ऑफ ठोस हैं। ये बहुत ही मतलब मुख्य रूप से दो ही प्रकार के ठोस हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस है, एक आपका क्रिस्टलीय ठोस है, दूसरा आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस में ये पॉइंट्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि ये जो घटक कण होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के, घटक कण आपके परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। इनकी जो व्यवस्था है वो नियमित होती है, मतलब एक के बाद में एक, मतलब एक उसमें पैटर्न होता है। जो भी आपके घटक कण हैं वो व्यवस्थित होते हैं, एकदम नियमित होते हैं, एक के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद पहला, इस तरह से। उसके बाद दूसरा पॉइंट है घटकों के कणों की जो परिसर होती है वो दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। अब देखिए ये भी समझने वाली बात है, यहाँ पे जो दीर्घ परिसर व्यवस्था यहाँ पे लिखा हुआ है इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस दीर्घ परिसर व्यवस्था में क्यों होते हैं, या क्रिस्टलीय ठोस के जो घटक कण हैं उनकी व्यवस्था दीर्घ परिसर व्यवस्था क्यों होती है। तो उसमें आप लिख सकते हैं क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस के घटक कण नियमित व्यवस्थित होते हैं, नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, और जब नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं तो उनके घटक कणों में पुनरावृत्ति भी संभव होती है, ठीक है। तो पुनरावृत्ति संभव होने की वजह से एक से बहुत सारे अटैच होते चले जाते हैं, इसलिए इसको हम दीर्घ परिसर व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रिस्टल की नियमित सममित ज्यामितीय आकृति होने के कारण इनके गलनांक क्वथनांक बहुत ही उच्च एवं निश्चित होते हैं। यानी कि जैसे कोई सोडियम क्लोराइड है, अगर उसको आपको गलाना है तो एक पर्टिकुलर यानी कि एक निश्चित ताप पर ही वो पिघलेगा, चाहे आप उसको कहीं भी करें, ठीक है। तो ये जो आपका गलनांक क्वथनांक होता है वो एकदम निश्चित होता है। उसके बाद में इनकी गलन एंथैल्पी भी अभिलाक्षणिक होती है, एक निश्चित ताप पर ही ये आपका प्रभावी होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है विषमदैशिक। ये जो आपके ठोस हैं वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो विषमदैशिक प्रकृति का मतलब ये होता है, इसको इंग्लिश में एनिसोट्रॉपिक इन नेचर भी बोलते हैं। ये इंग्लिश भी लर्न करते चलिए अगर आपको आगे भी पढ़ना है, क्योंकि ग्रेजुएशंस में आपको लगभग इंग्लिश में ही पढ़ना होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे विषमदैशिक प्रकृति का मतलब होता है कि जो आपके सॉलिड हैं अगर उनमें कुछ जो भौतिक गुण हैं अगर वो सारे डायरेक्शंस में डिफरेंट आते हैं तो उसे हम विषमदैशिक बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, भी आगे हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। विषमदैशिक प्रकृति के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और ये ट्रू सॉलिड यानी कि वास्तविक ठोस होते हैं। देखिए जो ठोस की व्यवस्था है वो वास्तविक रूप से क्रिस्टलीय ही होती है। क्रिस्टलीय जो आपके होते हैं पदार्थ उन्हें ठोस हम नहीं कह सकते हैं, अभी हम आगे आपको बताएंगे क्यों नहीं कह सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दूसरा जो टाइप है अक्रिस्टलीय ठोस, को एमॉर्फस सॉलिड भी बोलते हैं। इसके जो कणों की व्यवस्था है वो अनियमित होती है, ठीक है, और अनियमित व्यवस्था के कारण इनमें पुनरावृत्ति संभव नहीं होती, इसलिए इसी कारण इनके जो घटक कणों की व्यवस्था है वो लघु परिसर व्यवस्था होती है, यानी कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर व्यवस्था होती है। और थर्ड पॉइंट है आपका अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिक प्रकृति के होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस जो हैं वो आपके समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें विषमदैशिक था। और नेक्स्ट है आपका इनके गलनांक व गलन एंथैल्पी अनिश्चित होते हैं। देखिए इसमें इनके कणों की व्यवस्था अनियमित होती है, तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होता है जिस पर वो प्रभावी हों,
या पिघल जाएं। उसके बाद लास्ट में है आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव हैं। आभासी ठोस इसलिए इन्हें बोलते हैं क्योंकि इनके जो घटक कण हैं उनमें कुछ द्रवों का भी गुण होता है। जैसे मान लेते हैं कांच है, कोई ग्लास है, उसको आप 20 या 25 साल के लिए रख दें, ठीक है, तो देखेंगे आप कि ऊपर जो अपर साइड है, ऊपर का जो सिरा है वो पतला हो जाता है, नीचे मोटा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं मतलब ग्लास के जो कण हैं वो धीरे धीरे नीचे आते जाते हैं और नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। जब नीचे इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ पर वो मोटा हो जाता है। तो ये एक द्रवों का गुण है, इसलिए इसको हम आभासी ठोस कहते हैं, ठीक है, पूरा ही ठोस नहीं होता है। और अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, सुपर कूल्ड लिक्विड ही बोला जाता है। एक आपका नोटेबल पॉइंट है कि क्वार्ट्ज जो है वो आपका क्रिस्टली होता है। क्वार्ट्ज जो आपका है वो क्रिस्टली होता है, लेकिन क्वार्ट्ज कांच अगर है तो वो अक्रिस्टली होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी आप जान लीजिए कि क्वार्ट्ज जो होती है उसमें जो घटक कण हैं सिलिकॉन ऑक्साइड के, वो आपके नियमित व्यवस्थित होते हैं, जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं। तो क्वार्ट्ज में सिलिकॉन ऑक्साइड के जो पार्टिकल हैं, जो कण हैं, जो घटक कण हैं, वो नियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण इसकी संरचना क्रिस्टली होती है। लेकिन क्वार्ट्ज कांच जो होता है उसकी जो घटक कण हैं, जो सिलिकॉन ऑक्साइड हैं, जो भी आपके घटक कण हैं इसमें, वो अनियमित व्यवस्थित होते हैं, इसके कारण इनकी व्यवस्था अक्रिस्टली होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपसे पूछा भी जा सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमने जैसा कि बताया था आपको कि समदैशिकता और विषमदैशिकता क्या है, यहाँ पे समझ सकते हैं। ये देखिए डायग्राम ने बनाया है एक। मान लेते हैं कि क्रिस्टल में घटक के कणों की व्यवस्था कुछ इस तरह से है। जो हमने रेड कलर से दिखाया है वो दूसरे टाइप के कण हैं, और जो ब्लैक से दिखाया है वो दूसरे टाइप के कण हैं, और एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हैं यहाँ पे। ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ भौतिक गुण, यहाँ पे लिखा भी है कुछ भौतिक गुण, जैसे अपवर्तनांक है, विद्युत चालकता है, वैद्युत प्रतिरोधकता है। इनको हम क्या करेंगे, इनकी माप लेंगे कि किस साइड में कितना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई अनुप्रस्थ काट है, एक क्रिस्टल है, इसमें हम पहले इस डायरेक्शन में इसको मेज़र करेंगे, ठीक है, इसका मापन करेंगे इस दिशा में। तो इस दिशा में जब मापन करेंगे तो मान लेते हैं कि जो अपवर्तनांक है वो n है, ठीक है। अब चूंकि हम पहली दिशा मेजर करने जा रहे हैं, फिर पहली दिशा में इसका मापन करने जा रहे हैं, नापने जा रहे हैं, तो इसको हम n1 ले लेंगे। सेम वे में जो प्रतिरोधकता है उसको हम कैपिटल R से दिखा सकते हैं। मान लेते हैं कि कैपिटल R है वैद्युत प्रतिरोध, तो इस दिशा में वो R1 हो जाएगा। और ऐसे ही ये λ1 जो लिखा है इसको हमने माना है वैद्युत चालकता, तो वैद्युत चालकता आपकी λ1 है। पहली दिशा में सारी चीज़ें 1 1 1 हम मान लेते हैं। तो मान लिया कि ये आपका इस दिशा में ये इतना आ रहा है। ऐसे ही ये दूसरी दिशा में n2 R2 और λ2 है, और जो तीसरी दिशा है n3 R3 और λ3 हो जाएगा सेम वे में, जैसा कि ऊपर माना था हमने। तो अगर ये तीनों चीज़ें, जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा है n1 = n2 = n3, यानी कि जो अपवर्तनांक है वो तीनों दिशाओं में क्या है, सेम आ रहा है, तभी तो यहाँ पे बराबर बराबर तीनों लिखे गए। ऐसे ही प्रतिरोध जो है वो भी तीनों सेम आ रहे हैं। ऐसे ही आपका लैम्डा जो है, λ1 λ2 λ3, यानी कि जो आपका वैद्युत चालकता है वो भी आपका सेम आ रहा है। तो जब तीनों आपके सभी दिशाओं में सेम है तो वहाँ पर आपका जो ठोस होता है वो समदैशिक बोला जाता है, ठीक है। और ये जो घटना होती है इसे हम समदैशिकता कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं किसी ठोस में उसके भौतिक गुणों, अपवर्तनांक, विद्युत चालकता, वैद्युत प्रतिरोध का प्रत्येक दिशा में समान होना समदैशिकता कहलाता है। बहुत अच्छा परिभाषा है ये, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं इनको भी लर्न रखिएगा, इनसे आपको बहुत मदद मिलेगी इसको लर्न करने में। उसके बाद अगर ये चीज़ सेम नहीं आती है, देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने तीनों बराबर नहीं लिखे हैं, बराबर लिख के काट दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि n1 n2 के बराबर नहीं है, n2 n3 के बराबर नहीं है। और जैसा कि n1 के बारे अपवर्तनांक के बारे में बताया है, यहाँ पे जो n1 n2 n3 है ये आपका अपवर्तनांक ही है, ठीक है। और ये जो R1 R2 R3 है इनको प्रतिरोध माना है, और λ1 λ2 λ3 जो है वैद्युत चालकताएँ हैं। तो यहाँ तीनों जब विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न आ रही हैं तभी तो हम ऐसा लिख पाएंगे,
ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसा अगर कहीं भी होता है तो वो आपका जो ठोस है वो विषमदैशिक ठोस कहलाता है या क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। और ये जो घटना है इसे हम विषमदैशिकता कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है हमने कि ठोसों में उनके भौतिक गुण, अपवर्तनांक, वैद्युत चालकता, वैद्युत प्रतिरोध का विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होना जो है वो विषमदैशिकता कहलाता है। इसे आप बहुत अच्छे से मैं समझता हूँ कि समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। आपको गारंटी लेता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है एकक सेल, यूनिट सेल भी इसे बोलते हैं। इसे आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो यूनिट सेल क्या होता है ये जान लेते हैं पहले। देखिए अभी हमने क्रिस्टल जालक पढ़ा है, तो क्रिस्टल जालक में बहुत छोटे छोटे यूनिट्स अटैच होते हैं, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक का निर्माण बहुत छोटे छोटे भाग आपस में जुड़कर करते हैं। तो वही जो छोटे छोटे भाग होते हैं उन्हीं को हम एकक सेल बोलते हैं या यूनिट सेल बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस्टल जालक का लघुत्तम अंश, फंडामेंटल यूनिट, यानी कि जो उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक का एकक सेल। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। तो ये जो एकक सेल है इसमें कुछ आपके पैरामीटर्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं। इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये क्या है ये जान लेते हैं, ज़रूरी भी है जानना। देखिए यहाँ पे जो यूनिट सेल है एक क्यूबिक यानी कि घनी आकृति होती है, एक घन टाइप का होता है। ठीक है, मेंसुरेशन चैप्टर जो मैथ में होता है उसमें आप बहुत डिटेल में से पढ़े होंगे घन कैसा होता है, ठीक है, घनाभ कैसा होता है। तो ये घन है अभी। तो यहाँ पर जो घन के कोने हैं इन पर एटम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमने ब्लैक सर्किल कर रखा है, ब्लैक काले गोले यहाँ पे बना रखे हैं, ये आपके क्या हैं, ये एक पार्टिकल्स हैं। जो भी हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में बता रहे थे कि घटक कण क्या होते हैं, तो ये घटक कण हैं आपके। इस तरह का यूनिट सेल होता है। अब इसमें जो ये लंबाइयाँ हैं, ऊंचाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, ये आपके ABC होते हैं। और ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन्हें बोलते हैं कोर की लंबाइयाँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। तो ये जो ABC हैं ये कोर की लंबाइयाँ हैं। और आपको ये पता है कि जो घन होता है उसमें तीन आपकी कोर होती हैं एटलीस्ट, एक लंबाई, एक ऊंचाई और एक चौड़ाई। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें हैं। उसके बाद इनके बीच में जो कोण बन रहे हैं, जैसे ये एक आपकी ऊंचाई है और ये लंबाई है, इसके बीच में एक कोण बन रहा है, इसे अल्फ़ा दिया गया है नाम। और ये वाला एक कोण जो बन रहा है इसे बीटा दिया गया, और ये इसके बीच में बन रहा है इन दोनों लाइंस के बीच में, इसे गामा दिया। तो इस पॉइंट को ओरिजिन मान के, मूल बिंदु मान के, इन तीनों कोणों को हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। तो ये अल्फ़ा, बीटा, गामा जो हैं ये सम्मुख कोण बोले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये क्रिस्टल निकायों के प्रकार हैं, 7 प्रकार के होते हैं, इन्हें आपको लर्न करना है। घनी है तो ये आपके कोरों की लंबाइयाँ हैं, ये अल्फ़ा, बीटा, गामा उनके कोण हैं, सम्मुख कोण, जैसा कि अभी हमने इससे पहले बताया है आपको यूनिट सेल में। तो इनको आपको लर्न करना है और ये रिलेशन आपको लर्न करनी है। इनसे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ये दोनों रिलेशन दे देते हैं और इसका नाम पूछते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों में, एक एक नंबर वाले। तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना है। इसको देख लीजिए और अच्छे से इनके जो रिलेशंस हैं ABC और अल्फ़ा, बीटा, गामा में, इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसके बाद में आता है एकक सेलों के प्रकार। जैसा कि अभी हमने एकक सेल पढ़ा है उसमें भी कई टाइप होते हैं। तो उसमें देख सकते हैं कितने टाइप हैं। यहाँ पे 3 टाइप हमने उसके मेंशन किए हैं, लिखे हैं। एक आपका सबसे पहला जो है सरल घन एकक सेल, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, ये जो आपका एकक सेल है इसमें जो घटक कण हैं वो केवल कोनों पर होते हैं। जो घन है, एक घन है जो यूनिट सेल है उसके केवल कोनों पर ही परमाणु या कण होते हैं। ठीक है, जो घटक कण की हम बात कर रहे थे उसमें परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका एकक सेल है उसमें केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, बाकी कहीं नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेल को सरल घन एकक सेल बोलते हैं। अब बात आती है इसमें अगर हम काउंटिंग करें कि कितने टोटल एटम हैं, तो एक चीज़ आपको जानकारी के लिए बता दें, ये एक फार्मूला भी है कि जो घन के कोने पर होता है एटम, जैसे मान लिया ये है कोना, यहाँ पे एक एटम है ये, इसकी अगर आप काउंटिंग करेंगे तो ये पूरा एक नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो एटम है कोने पर उपस्थित उसमें केवल 1/8 ही उसका योगदान होता है। यहाँ पे लिखा भी है एकक सेल के कोनों पर उपस्थित कण का सेल में योगदान, यानी कि जो यहाँ पे कण है वो केवल अपना 1/8 ही उसमें क्या करता है,
योगदान देता है। तो यानी कि जो इसका कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पर जो कण है आपका वो केवल 1/8 ही माना जाता है, एक कण 1/8। ऐसे टोटल यहाँ पे कितने कोने हैं, 8 कोने हैं। तो अगर आपको ये टोटल नंबर ऑफ टोटल पूरे आपके निकालने हैं कणों की संख्या, तो कैसे निकालेंगे? देखिए एक कण का जो योगदान है 1/8 होता है, ठीक है। तो टोटल कोने कितने हैं, 8 कोने हैं, 8 कोनों पर इस तरह से होगा। तो 1/8 को हमने 8 से गुणा कर दिया तो ये आपका 1 आ गया। यानी कि ये जो यूनिट सेल है इसमें कणों की संख्या 1 होती है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, यहाँ पे लिखा भी है हमने। उसके बाद दूसरा जो टाइप है वो आपका काय केंद्रित घनीय एकक सेल है। काय केंद्रित में क्या होता है, देखिए जैसे अभी ऊपर आपने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स जो कण हैं वो कोनों पर होते हैं घन के, तो इसमें एक चीज़ और नई आ जाती है कि कोनों पर तो होते ही हैं, साथ में ये जो पूरा एक घन है उसके सेंटर में यानी कि उसके केंद्र में बीच में कहीं आता है। जैसे हमने इसको लाल रेड से दिखाया है, रेड मार्क किया है, ठीक है। रेड से हमने यहाँ पे पार्टिकल दिखाया है, ये आपके ब्लैक से हैं। तो यहाँ पर जो रेड से है ये आपका कहाँ है, ये पूरे घन के केंद्र पर है। तो यहाँ पर ये जो यूनिट सेल है ये जो आपका काय केंद्रित घनीय एकक सेल है उसमें कोनों पर घटक कण तो होते ही हैं, साथ में एक आपका इसके घन के सेंटर पर भी होता है, घन के केंद्र पर भी होता है। अब बात आती है, देखिए इनको हम बता चुके हैं कि कोनों पर जो एक एक कण होता है उसका योगदान 1/8 होता है। यहाँ पर जो कण होता है उसका क्या होता है देख सकते हैं। यहाँ पे जो बीच में कण होता है जो घन के केंद्र में होता है, ध्यान रखिएगा, घन के केंद्र में जो आपका कण होता है उसका पूरा योगदान होता है, यानी कि वो 1 काउंट किया जाता है। एक कण एक मतलब 1 के बराबर माना जाता है। और जो यहाँ पर कण होते हैं इसमें एक कण जो है 1/8 माना जाता है। अब इसमें टोटल कणों की संख्या जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले कोने पर जो एटम्स हैं जो आपके घटक कण उनको गिन लेते हैं। टोटल आपके 1/8 1 का होता है, टोटल 8 हैं, तो 1/8 × 8 हो जाएगा +1। ये आपका जो 1 है ये केंद्र वाला है, रेड वाला। तो टोटल जब करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 + 1 = 2। यानी कि ये जो आपका काय केंद्रित घनीय एकक सेल है इसमें परमाणुओं या कणों की संख्या 2 होती है, ठीक है। इसमें फलक केंद्रित घनीय एकक सेल थर्ड जो आपका तीसरा टाइप है, इसमें देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर कोनों पर तो होते ही हैं घटक कण, ठीक है। साथ साथ क्या होता है, ये जो फेस होते हैं इनके पृष्ठ बने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक घन में 6 पृष्ठ होते हैं। तो जो भी आपके पृष्ठ होते हैं उनके केंद्र पर भी एक एक घटक कण होता है। यहाँ पे जो लाल से हमने दिखाया है, रेड से दिखाया है जिन कणों को, वो सब आपके पृष्ठ के सेंटर पे हैं। पृष्ठ का जो केंद्र है, जैसे ये पृष्ठ है इसका सेंटर ये है, तो ये देखो लाल रेड से हमने दिखाया है। उसके बाद में एक ये यहाँ पर बैक पे है ये वाला, इसका केंद्र ये है। ऐसे ही इसमें 6 पृष्ठ हैं, तो 6 पृष्ठों पे हमने ये रेड से जो दिखाए हैं आपके कण, ये आपके पृष्ठ के सेंटर पे हैं। तो यहाँ पर जो फलक केंद्रित घनीय एकक सेल होता है उसमें कोनों पर होते हैं परमाणु, यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके साथ साथ पृष्ठों के केंद्रों पर भी होते हैं। पृष्ठ इसमें टोटल आपके 6 होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और नई आ गई है कि पृष्ठ के जो केंद्र पर होगा कण उसका कितना योगदान होगा। देखते हैं यहाँ पे कोनों पर उपस्थित प्रत्येक कण का योगदान 1/8 होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद फलक पर उपस्थित प्रत्येक कण का योगदान आधा होता है, यानी कि 1/2 गिना जाता है। आए गए हैं वो आपके 1/2 सब माने जाएंगे, एक एक कण 1/2। तो यहाँ पे जब कुल इनकी संख्या निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले कोनों पर 1/8 × 8 जैसा कि पहले हमने बताया है, और उसके बाद प्लस फिर ये आपके पृष्ठ के केंद्र पर, यानी कि जो लाल वाले हैं इन कणों की संख्या गिनेंगे। तो यहाँ जब ये काउंट करेंगे तो 1/2 1 का होता है। टोटल आपके पृष्ठ कितने हैं 6, तो गुणा किया तो कितना आ गया 3। अब इसमें इनको ऐड कर लिया 4 आ गया ये। तो यहाँ पर जो फलक केंद्रित घनीय एकक सेल है उसमें कुल कणों की संख्या 6 होती है, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक चीज़ आपको और बता दें कि यहाँ पर इनको कुछ शॉर्ट नेम से भी बोला जाता है, वो क्या है देख लेते हैं। जैसे कभी कभी बुक्स में या फिर क्वेश्चन में केवल इतना लिख के आता है S&C, ठीक है, ये लिखा होता है। तो इसका मतलब होता है सिंपल क्यूबिक, यानी कि सरल घन एकक सेल। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख के आते हैं कभी कभी। उसके बाद ये है आपका काय केंद्रित घनीय एकक सेल। मान लिया जैसे काय केंद्रित उसने नहीं लिखा, उसने लिख दिया B/C&C, ये लिख दिया उसने, तो ये आपका यही होगा, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बी से बॉडी,
सी से सेंटर्ड और सी से क्यूबिक, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद फलक केंद्रित घनीक अक्सल को कभी कभी ऐसे लिख देते हैं एफ सी। तो एफ सी जो एक यूनिट सेल है उसको बोलते हैं फलक केंद्रित घनीक अक्सल। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और ये आप ज़रूर लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी आपको इसमें चैप्टर में मिलेंगे और अभी वीडियो के लास्ट में आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसे आपको सॉल्व करना है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर ये पसंद आया आपको। और अभी तक ये आपका पहला वीडियो है यूपी बोर्ड के लिए मैंने बनाया है खास रिक्वेस्ट पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले।